था और डीएनए आरएनए को बनाते थे, सभी हम प्रकार पढ़ लिए न्यूक्लिक अम्ल। अब उन सबसे मिलकर क्या बनेगी, और थायमिन की जगह यूरेसिल आएगा तो आरएनए हो जाएगा, और थायमिन आएगा तो डीएनए हो जाएगा। अब देखिए इसका डीएनए क्या होता है। हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, यानी आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या यूज है, क्या होता है, डीएनए क्या यूज है, क्या होता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ देखिए वैसे पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ सूचनाएं संचित होती है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे शरीर का वैसा पदार्थ होगा, कुछ ना कुछ वैसा वस्तु होगा, चाहे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सूचनाएं, कुछ नए इंफॉर्मेशन क्या होंगे, संचित होंगे। तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन में कुछ ना कुछ है, जितना हम याद किए हैं ये सब किसमें संचित है, ब्रेन में। तो ब्रेन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ सूचनाएं संचित तो हो लेकिन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, कि तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, कि आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। और देखिए जो आरएनए होता है ये कुछ ही जीवों में पाया जाता है, जैसे कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, कौन, आरएनए। नहीं तो अधिकतर जीवों में जितने बड़े जीव है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, तो डीएनए पाया जाता है। जैसे हम मानव है, मानव में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए होता है कि डीएनए, तो उसमें हम लोगों में कौन सा होता है, डीएनए होता है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में कौन सा होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए अब हम समझते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। देखिए कोई कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होगी यूकैरियोटिक कोशिका और एक होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी इसमें कोशिकांग वगैरह नहीं पाया जाता है, ये सही खुला वाला होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें क्या पाया जाएगा, एक स्पर्श केंद्रक पाया जाता है, इसमें अलग अलग कोशिकाएं पाए जाते हैं। मानव में हो तो अलग अलग गाल्जी बॉडी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम वगैरह सब पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें क्या पाया जाएंगे, केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ पाया जाता है जो प्रोटीन का एक, समझिए प्रोटीन का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो ये जो पदार्थ पाया जाता है किसके अंदर, केंद्र के अंदर, जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। किस कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए किडनी है, मान लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ना एक किडनी है, और किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। उसी तरह से अलग अलग जैसे शरीर का अंग होते हैं उसकी इकाई अलग अलग, जैसे जीवन की इकाई कोशिका। उसी तरह से जो न्यूक्लिक अम्ल है किससे मिलकर बना, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। अब जो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे, तीन प्रकार होते हैं। किसके, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है यानी जो कोशिका के अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं इसकी इकाई, इसके तीन प्रकार होते हैं, चाहे कह सकते हैं ये तीन भाग होते हैं। एक इसका भाग होता है, पहला होता है शर्करा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, शर्करा पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, तो फास्फोरस समूह पाया जाता है, फास्फोरस समूह पाया जाता है, फास्फोरस समूह। अब ये क्या क्या होता है समझते हैं, देखिए एक एक करके। अब देखिए जो शर्करा होता है ये पेंटोज शर्करा पाया जाता है। आप जैव और चैप्टर में पढ़ेंगे कि पेंटोज शर्करा क्या होता है, हेक्सोज शर्करा क्या होता है, अलग अलग शर्कराएं होती है। तो देखिए जो हेक्सोज शर्करा उसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको हेक्सोज क्यों बोलते हैं, देखिए C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन है इसीलिए 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, इसीलिए हेक्सोज शर्करा इसको बोलते हैं। अगर 5 को हो जाए कार्बन तो पेंटोज शर्करा बोलते हैं। तो उसी तरह से जो इसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शर्करा पाया जाता है इस शर्करा को हम लोग बोलते हैं जो पेंटोज शर्करा पाया जाता है। और पेंटोज शर्करा जो होता है ये दो तरह का इसमें पाया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शर्करा पाया जाएगा कितने तरह का पाया जाएगा, दो तरह का। एक पाया जाता है देखिए C5H10O5, और देखिए एक इसी तरह से सेम पाया जाएगा C5H10O4, यानी एक में ऑक्सीजन 4 रहेगा, एक में ऑक्सीजन 5 रहेगा। अब देखिए दोनों ये क्या है जो जिसमें 5 ऑक्सीजन है, C5H10O5, ये तो पेंटोज शर्करा तो दोनों है क्योंकि 5 कार्बन पाया जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है, जैसे हेक्सोज शर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, देखिए जिसमें 5 ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, इसको बोलते हैं राइबोज शर्करा। अब देखिए जिसमें 4 ऑक्सीजन, अब देखिए क्या किया गया, इसमें से एक ऑक्सीजन को उड़ा दिया गया, किसमें से, राइबोज शर्करा, माने ये राइबोज शर्करा है, और इसमें देखिए एक ऑक्सीजन को बस कम कर दिया गया, यानी एक ऑक्सीजन को इसमें से डिलीट कर दिया गया। देखिए क्या हुआ, देखिए इसका अब ये इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब डीऑक्सी क्यों नाम पड़ा, देखिए डीऑक्सी, डी ई से डिलीट हो जाएगा, जैसे डी ऐसे लिखिए इसमें, तो डी ई से डिलीट और ओ एक्स से
ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके अंदर क्या मतलब राइबोज शर्करा था, जैसे क्या हो जाएगा राइबोज शर्करा, तो इसमें हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। अब ये दो तरह के क्या पाए जाते हैं, शर्करा पाए जाते हैं किसके अंदर, जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर दो तरह के शर्करा पाए जाते हैं, दोनों पेंटोज शर्करा होता है, एक का नाम होता है राइबोज शर्करा, एक का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो देखिए राइबोज शर्करा तो इसका नाम है ये है, लेकिन इसका नाम डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्यों, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, डी से डिलीट और ऑक्सी से ऑक्सीजन, और किस में से, राइबोज शर्करा में से, यानी इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। यानी शर्करा कितने तरह के हो गए, दो प्रकार के, यानी एक राइबोज शर्करा, दूसरा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आप समझते हैं कि नाइट्रोजन क्षार क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। देखिए आइए इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक राइबोज शर्करा पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाएगा, दूसरा डीऑक्सी 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 राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन क्षार पे। जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये भी दो तरह का होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है, बता देते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, एक होता है पायरीमिडीन, भी इसको लिख दिया जाता है पायरीमिडीन। तो एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरीमिडीन। किसके, प्यूरिन के भी दो भाग होते हैं, एक एडिनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। यानी प्यूरिन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक एडिनिन दूसरा ग्वानिन। उसी तरह से पायरीमिडीन के भी दो भाग होते हैं, इसमें एक ऑप्शनल होता है, मतलब एक की जगह पे एक आ सकता है, जैसे कि एक होता है इसमें थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। मतलब पायरीमिडीन कितने तरह का, दो तरह के, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन के साथ कौन, एडिनिन और ग्वानिन किसके अंदर आता है, प्यूरिन के अंदर, और पायरीमिडीन के अंदर थाइमिन और साइटोसिन। इसमें एक ऑप्शनल होता है यूरेसिल। ठीक है, अगर इस जहां पर किस थाइमिन पाया जाएगा, नहीं तो यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये सब दोनों में कॉमन है, आरएनए भी कॉमन होगा, डीएनए भी। अभी हम लोग आरएनए बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, अभी समझेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं फास्फोरस समूह पे। तो फास्फोरस समूह में इसमें ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाता है, यानी जितने भी जीव है उन जीव में जो भी फास्फोरस पाया जाता है वो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है EH3PO4। यानी ये जो फास्फोरस है जिसका सूत्र है, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फेट। यानी ये जो फास्फेट है यही जीवों में पाया जाता है, तो जो इसमें फास्फोरस पाया जाता है EH3PO4, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फेट। क्या नाम है, ऑर्थोफॉस्फेट। यही ऑर्थोफॉस्फेट क्या पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। तो ये तीन तरह का समूह, अब तीनों मिलकर क्या बनाई, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, यानी फास्फोरस समूह मिलेगा, नाइट्रोजन क्षार भी मिलेगा और शर्करा मिलेगा। तो शर्करा मिलेगा तो क्या बनाएंगे, तीनों मिलकर किधर डीएनए बनाएंगे या नहीं तो आरएनए बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, आप डीएनए बनाते हैं और आरएनए बताइए। इतना तक चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं क्या क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़े थे आनुवंशिक पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें सूचना हो संचित हो और वो सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। यानी क्या हो सकता है कि आरएनए हो सकता है, नहीं तो डीएनए हो सकता है। अब उस जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कहाँ पाया जाता है, किसी कोशिका के, जो यूकेरियोटिक कोशिका उसमें उसके केंद्र में पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो इसमें केंद्र में पाया जाता है इसी पदार्थ हमको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जो तीन पदार्थों से मिलकर बनाता है शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरस समूह। जो फास्फोरस शर्करा होता है ये दो तरह का होता है, दोनों पेंटोज शर्करा ही होते हैं, एक का नाम राइबोज शर्करा होता है, दूसरा का नाम डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। अब इसमें होता है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार भी दो तरह का होता है, प्यूरिन और पायरीमिडीन। अब जो प्यूरिन होता है इसके दो भाग होते हैं, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन, और इसके और पायरीमिडीन के दो भाग होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आएगा तो आरएनए हो जाएगा, और थाइमिन आएगा तो डीएनए हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर बॉन्ड पाया जाता है, यानी ई से एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन के। जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है किसके अंदर, एडेनिन और थाइमिन के द्वारा, और ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बने, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसके अंदर दो और इसके अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। किसके अंदर, एडेनिन के अंदर। और एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरह से बॉन्ड इसमें जुड़े होते हैं। अब चलते हैं कि आरएनए और डीएनए कैसे बनता है। आप समझते हैं कि डीएनए और आरएनए कैसे बनता है, और डीएनए आरएनए को बनाते हैं, तो सभी हम प्रकार पढ़ लिए न्यूक्लिक अम्ल के। अब उन सब से मिलकर क्या बनेगा, कि तो आरएनए बनेगा, नहीं तो डीएनए बनेगा। अब देखिए जब शर्करा में डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जब उसमें से क्या मिलेगा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और क्या, अब नाइट्रोजन क्षार में से, तो नाइट्रोजन क्षार में से कौन, नाइट्रोजन क्षार में से जब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन
ये तीन चार जो नाइट्रोजन क्षार है ये जुड़ेंगे, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, अभी पढ़े इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और फास्फोरस समूह सब में समूह एक ही होता है, यानी ऑर्थोफॉस्फेट ही पाया जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट। जो ऑर्थोफॉस्फेट यानी इन तीन जब ये मिलेगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और इसके अंदर चार ये वाला यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये जब चार ये वाला नाइट्रोजन क्षार और ऑर्थोफॉस्फेट मिलेंगे, ये सभी मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, क्या बनाएंगे, डीएनए। क्या बनाते हैं, डीएनए। अब देखिए जो यहाँ पे थाइमिन है, इस थाइमिन के जगह पर और हम यहाँ यूरेसिल लगा दे, यानी यू लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, यही आरएनए बन जाता है। तब क्या बन जाएगा, आरएनए। यानी देखिए अब हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए में क्या चेंज करना पड़ेगा, बस इसमें से नाइट्रोजन क्षार में अगर यूरेसिल लगा देंगे किसकी जगह पे, थाइमिन की जगह पे, तो आरएनए बन जाएगा, और यूरेसिल की जगह पे थाइमिन लगा देंगे तो डीएनए बन जाएगा। इन दोनों में अंतर। अब चलिए उसकी संरचना देखते हैं। देखिए जब हम एक डीएनए को बनाते हैं, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। कितना हेलिक्स का होता है, डबल हेलिक्स, यानी दो धागा होता है। यानी अब इस दोनों धागाओं में क्या होता है, ये दो धागा, इस धागाओं पे पाए जाते हैं फास्फोरस और शर्करा। यानी जो ये दो धागा बना हुआ है, ये किससे बना है, फास्फोरस और शर्करा से बना है। यानी फास्फोरस जुड़ा होगा और शर्करा जुड़ा होगा, यानी इस पे क्या है, फास्फोरस शर्करा जुड़ जुड़ के क्या बना है, ये धागा। अब इनके बीच में ऐसे ऐसे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, ऐसे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और ये नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, यही नाइट्रोजन क्षार होते हैं। देखिए जैसे प्यूरिन, ये दोनों क्या थे, प्यूरिन, ये दोनों क्या थे, पायरीमिडीन। तो प्यूरिन जुड़ा होता है पायरीमिडीन से, और एडेनिन किससे जुड़ा होगा, यहाँ अभी हम लोग डीएनए बना रहे थे, यहाँ क्या होगा, थाइमिन। यानी एडेनिन किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से। अब दोनों ये जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ देखिए, मान लीजिए इधर वाला एक धागा है जिसपे एडेनिन है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा, थाइमिन। यानी इस साइड में क्या होगा, थाइमिन होगा। मतलब इस धागा के कुछ भाग में, मान लीजिए इतना बड़ा ये वाला भाग, ये वाला पूरा एडेनिन है, और यहाँ से इतना वाला भाग ये क्या है, पूरा थाइमिन है। इसी थाइमिन है, उसके बाद से देखिए एडेनिन के बाद क्या है, ग्वानिन। यानी ये वाला धागा, आधा धागा क्या है, मान लीजिए क्या है, ग्वानिन, और इसके बाद वाला भाग ये क्या है, साइटोसिन। इसी तरह से जुड़े हुए थे, तो बीच में इनके बीच वाला भाग क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। और जो इनके धागा साइड वाला बने होते हैं, किससे बने होते हैं, शर्करा और शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और इससे ऑर्थोफॉस्फेट यानी फास्फोरस समूह। फास्फोरस समूह इसमें होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं। अब देखिए ये कैसे जुड़े होते हैं, इसका थोड़ा समझना अलग तरह से देखते हैं। देखिए कैसे जुड़े होते हैं, देखिए एक फास्फोरस, इससे जुड़ा होगा शुगर, और इससे जुड़ा कोई ना कोई नाइट्रोजन क्षार, मान लेते एडेनिन जुड़ा होगा। उसी तरह से फिर से ये फास्फोरस, फिर ये शर्करा, फिर इससे मान लीजिए उसके बाद से कौन जुड़ा होगा, ग्वानिन जुड़ा होगा। उसके बाद से फास्फोरस, शर्करा, फिर उसके बाद से थाइमिन, उसके बाद से फिर फास्फोरस, फिर शर्करा, फिर किससे कौन जुड़ा होगा, साइटोसिन। फिर इस तरह से मिल के एक क्या बना देते हैं, ये पूरा मिलते जाते हैं, ऐसे मिलते 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 खूब बड़ा सा एक धागा बना लेते हैं। फिर इधर साइड भी ऐसे। अब देखिए एडेनिन से कौन जुड़ा होगा, थाइमिन, यानी इधर कौन जुड़ा है, थाइमिन, इससे शर्करा, फिर से इधर फास्फोरस, फिर इधर से आप देखिए ग्वानिन से कौन जुड़ा होगा, साइटोसिन, यानी इधर से कौन होगा, साइटोसिन, फिर ये शर्करा, फिर फास्फोरस। अब देखिए इसी तरह से नीचे पूरा बनाते जाते हैं, यानी देखिए दो धागा बन जाता है। ये दो धागा ऐसे बनना है, इसी को बोलते हैं हम डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एक रखा है, और क्या है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्यों पड़ा, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी जो इसमें देखिए फास्फोरस पाया जाएगा, ऑर्थोफॉस्फेट, शुगर पाया जाएगा, जो शर्करा जो पाया जाएगा इसमें कौन शर्करा पाया जाएगा, तो जो पेंटोस शर्करा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा था वही पाया जाएगा, और इसमें नाइट्रोजन था। अब देखिए अब जो यही वाला डीएनए है, और डीएनए दो डीएनए जब मिल जाते हैं, देखिए एक डीएनए ऐसे ऐसे था, और मान लीजिए एक डीएनए ये वाला और एक डीएनए वाले, दो को डीएनए मिल जाते हैं, यानी एक तरह से कहें ये वास्तव में डीएनए नहीं, क्रोमेटिड होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है, तो क्रोमेटिड बन जाता है। तो दो डीएनए जब ऐसे जुड़ जाते हैं, इसी को हम लोग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, हमको डीएनए मिल गया, हम डीएनए से आरएनए बनाना है। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग डीएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी हमको कोई डीएनए मिल गया, अब डीएनए से डीएनए बनाना है। क्या बनाना है, डीएनए। अब डीएनए से डीएनए क्यों बनाना है, क्योंकि मान लीजिए शरीर में कोशिका विभाजन होता है, और एक कोशिका, मान लीजिए एक कोशिका पहले से और दूसरा कोशिका बना, तो इसमें तो 46 मतलब क्रोमोसोम इसके अंदर डीएनए, फिर दूसरा में तो भी होना चाहिए, तो होगा कैसे, आगे कैसे, ये क्या करेगा, विभाजन करेगा, अपना एक और रूप बनाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए से डीएनए बनाना। और जब डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिकृति। क्या बोलते हैं, प्रतिकृति, यानी डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया को हम लोग प्रतिकृति बोलते हैं। अब देखिए डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते हैं, क्या बनाएंगे, डीएनए से आरएनए। अब डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे कैसे, जब डीएनए में से हम लोग यूरेसिल की जगह मतलब थाइमिन की जगह पे क्या लगा देंगे, यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा, आरएनए। अब इस आरएनए से अब हम लोग को क्या बनाना है, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुवादन या ट्रांसलेशन, इसी को बोलते हैं। देखिए तीनों से ये बनाया जा सकता है, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, और आरएनए से
प्रोटीन भी बनाया जा सकता है। आप कहते हैं कि क्या आरएनए से डीएनए नहीं बनाया जा सकता है? आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। क्या किया जाएगा फिर? उल्टा कर दिया जाएगा, यानी रिवर्स अनुलेखन, यानी मतलब उल्टा फिर विपरीत कर सकते हैं, विपरीत अनुलेखन होगा। क्या होगा तब? इस आरएनए में यूरिया सेल की जगह हम क्या लगा देंगे? थाइमिन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? फिर डीएनए बनेगा। लेकिन ये रिवर्सेबल नहीं होता, ये सब दोनों फिर रिवर्सेबल होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होता, क्योंकि जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो प्रोटीन से फिर से ना डीएनए बनाया जा सकता है और ना ही आरएनए बनाया जा सकता है। देखिए, जो डीएनए होता है इसमें डबल धागा होते हैं और आरएनए में सिंगल धागा होता है। इसके अंदर जुड़े होते हैं, बीच बीच में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और इसके इसके भी ऐसे साइड में क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं। और धागा किससे बना होता है? फास्फोरस और सरका से मिलकर बना होता है। ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। अब देखिए, यही पदार्थ जो डीएनए पदार्थ है, ये मानव में चाहे और बड़े बड़े जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी इसी के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर सूचनाएं एकत्रित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। कुछ बैक्टीरिया में ये वाला होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।